नेचुरल डिजास्टर एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसके ऊपर किसी भी इंसान का कंट्रोल नहीं रह सकता। हर साल नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से हजारों लोगों की जान चली जाती है और न जाने कितने बिलियन डॉलर्स का इकोनॉमिक लॉस भी हो जाता है। सभी कॉन्टिनेंट्स में से एशिया को सबसे ज्यादा डिजास्टर से अफेक्टेड कॉन्टिनेंट माना जाता है। 1991 से लेकर ईयर 2000 के बीच में एशिया की करीबन 83% आबादी ऐसे ही डिजास्टर्स की वजह से अफेक्ट होती आ रही है और इंडिया ये एक ऐसी कंट्री है जिसमें सबसे ज्यादा नेचुरल डिजास्टर होते हैं। लेकिन इंडिया के अलावा जापान एक ऐसी कंट्री है जिसने बहुत से ऐसे नेचुरल डिजास्टर वाली सिचुएशन को फेस किया है और टाइम के साथ उसे रिकवर तक किया है। लेकिन जापान के मुकाबले अगर इंडिया की बात करें तो किस तरह से इंडिया रीडेवलपमेंट में पीछे है, आज हम इसी टॉपिक पर आप सभी को डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। ये एक ऐसी केस स्टडी हमारी टीम ने तैयार की है जिससे आपको ये पता चल पाएगा कि कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज आखिरकार जापान यूज करता आ रहा है जिससे कि वो इतने कम टाइम में इतनी चीजों को रीडेवलप कर पाता है। तो आज की हमारी रिपोर्ट इंडिया और जापानीज डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम के बीच में कंपैरिजन करके उन पॉइंट्स को हाईलाइट करेगी जिससे हमें ये पता चलेगा कि जापान के आखिरकार ऐसे कौन कौन से सीक्रेट टेक्नोलॉजी मेजर्स हैं जो उसे इतना एडवांस बनाते हैं। तो चलिए अब जरा एक नजर डालते हैं जापान के केस की तरफ। देखिए, जापानीज गवर्नमेंट की नेचुरल डिजास्टर्स को लेकर उनकी अच्छी खासी प्रिपरेशन के बावजूद 11 मार्च 2011 को आए एक 9 मैग्नीट्यूड वाले अर्थक्वेक ने पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्टर्न जापान को हिला कर रख दिया, जिसके बाद उसने एक भयानक सुनामी का भी रूप ले लिया था। और इस डिजास्टर की गंभीरता यकीन मानिए हमारी इमेजिनेशन से भी परे थी और इसकी वजह से काफी लोगों की जान भी गई और साथ ही साथ काफी ज्यादा प्रॉपर्टी डैमेज भी हुआ था। ये अर्थक्वेक तोहोकू आइलैंड पर आया था जो कि जापान का सबसे बड़ा आइलैंड माना जाता है। इस अर्थक्वेक के चलते 2000 से भी ज्यादा लोगों की डेथ हो गई, 6157 लोग इंजर्ड हो गए और 2500 से ज्यादा लोग तो मिसिंग लिस्ट में शामिल हो गए थे जिनका आज तक कोई पता नहीं लग पाया। 2015 की एक रिपोर्ट के अनुसार आज भी 2,28,000 से ज्यादा लोगों को हमेशा के लिए अपना घर छोड़कर रीलोकेट करना पड़ा। इसके अलावा अगर जापान में हुई एक और नेचुरल ट्रेजेडी पर नजर डालें तो टोरेंशियल रेन से हुए लैंडस्लाइड और फ्लड से मिड जुलाई 2018 में साउथ वेस्ट जापान में बहुत ज्यादा मड फ्लो हुआ और ये मंजर इतना डरावना बन गया कि 225 लोग कंफर्म डेड पाए गए और 13 लोग मिसिंग पाए गए। ये 1982 जापान के ही एक शहर नागासाकी में आई हैवी फ्लड के बाद दूसरा सबसे टेरिफाइंग डिजास्टर था और जो नागासाकी में हुआ था वो क्लाउड बर्स्ट की वजह से हुआ था। 23 जुलाई 1982 नागासाकी के आसपास एक बहुत बड़ा क्लाउड बस्ट हुआ था जिससे भयानक मड फ्लोज हुए और साथ ही साथ रिवर्स ओवरफ्लो हो गई थी। पूरे नागासाकी में 100 से लेकर 187 mm पर आवर की रेनफॉल हुई थी और लैंडस्लाइड अलग से। जापानीज गवर्नमेंट की रिपोर्ट के हिसाब से कुल मिला के 299 लोग लगभग मारे गए और ये तबाही सिर्फ और सिर्फ 2 दिन की रेनफॉल का रिजल्ट था। 23 से 25 जुलाई के बीच हुई हैवी रेनफॉल से पूरा का पूरा नागासाकी हिल उठा था। जब शुरुआत में अर्थक्वेक आया तब जापानीज प्राइम मिनिस्टर कान नाटो ने टोक्यो में एक इमरजेंसी सेंटर सेटअप करवाया और करीबन 1 लाख जापानीज सेल्फ डिफेंस फोर्स के मेंबर्स को रेस्क्यू वर्कर्स की तरह तैनात करवाया ताकि वो इस क्राइसिस से डील कर सके। उसके बाद जापानीज गवर्नमेंट ने अपने रिलीफ कैंप्स को पूरे जापान में ओपन करवा दिया। इसके अलावा कुछ नॉन गवर्नमेंट रिलीफ कैंप्स ने भी लोगों को फूड और अन्य रिसोर्सेज से मदद की। जिन लोगों के घर उजड़ चुके थे उनके लिए टेम्पररी हाउसिंग सिस्टम भी अरेंज करवाया गया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिरकार इन सब स्ट्रेटजीज में ऐसा क्या खास है जो जापान दुनिया के बाकी सभी देशों से स्टैंड आउट करता है। 2011 में जिस अर्थक्वेक ने जापान को हिट किया था उस अर्थक्वेक के लिए जापान पहले से ही प्रिपेयर्ड था, जिसका मतलब है कि जापान ने पहले से ही अर्थक्वेक के लिए अच्छी खासी तैयारी कर रखी थी जिससे ना तो उनका डेथ टोल बढ़ा और ना ही रीडेवलपमेंट में उनको ज्यादा वक्त लगा। इसे कुछ और डिटेल में हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम जरा इंडिया के नेचुरल डिजास्टर्स और उसकी रिकवरिंग जर्नी के बारे में बात कर लेते हैं। 26 जनवरी 2001 को गुजरात के भुज रीजन जो कि पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ में लगता है वहां इंडिया का सबसे लार्जेस्ट अर्थक्वेक आया था जो कि 8.6 मैग्नीट्यूड का था। टेक्टोनिक प्लेट्स की शिफ्टिंग के चलते उस वक्त अराउंड 1530 लोगों की डेथ हो गई थी और इसके अलावा एक और है
जो कि इंडियन हिस्ट्री का सबसे वर्स्ट माना जाने वाला अर्थक्वेक है, जो कि क्रिसमस के अगले दिन 26 दिसंबर 2004 को आया था। इस अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड 9.1 से लेकर 9.3 के बीच में रिकॉर्ड किया गया था और इस भूकंप के झटके तो करीबन 8 से 10 मिनट तक महसूस किए गए थे। इस अर्थक्वेक का इफेक्ट इतना ज्यादा था कि सुनामी तक पैदा हो गई थी। अब इंडिया के अर्थक्वेक और जापान के अर्थक्वेक में यही सिमिलैरिटी है कि दोनों अर्थक्वेक्स ने लास्ट में सुनामी का रूप ले लिया, जिससे कि बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। कई लोगों के घर उजड़ गए और बहुत से लोगों की डेथ भी हो गई थी। इंडियन ओशियन अर्थक्वेक और सुनामी की वजह से अराउंड 2 लाख डेथ्स रिकॉर्ड की गई हैं, जिसमें से क्वार्टर इंडोनेशिया की पॉपुलेशन थी। इंडिया के अलावा मालदीव्स, मलेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड, सोमालिया, म्यांमार और सेशल्स भी ऐसे देश थे जिन पर भूकंप का तगड़ा असर हुआ था। अब अगर हम फ्लड्स की बात करें तो इंडिया में हैवी रेनफॉल तो काफी रीजन में पाया जाता है। इंडिया का ऑलमोस्ट 15% पोर्शन फ्लड प्रोन है, जिसकी वजह से हर साल 2000 जाने जाती हैं और 80,000 हेक्टेयर से ज्यादा की क्रॉप्स का तो नुकसान हो जाता है। अब इन सब चीजों के बावजूद इंडिया ने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जो मेजर्स अपनाए हैं, अब सवाल ये उठता है कि क्या वो इनफ हैं? आइए जानते हैं इंडिया में ऐसे नेचुरल डिजास्टर्स को रिकवर करने के लिए कौन कौन से मेजर्स अपनाए गए हैं। जापान ने नेचुरल डिजास्टर से लड़ने और रिकवर करने के लिए बहुत एडवांस और प्रभावी रणनीतियां अपनाई हैं। 1999 में एक हाई पावर कमेटी ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट की स्थापना की गई, जिसने 2001 में एक रिपोर्ट पेश की। अब इस रिपोर्ट में ये सिफारिश की गई कि कम से कम 10% प्लान फंड्स को नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर स्पेसिफिक स्कीम्स के लिए निवेश किया जाए, जिसमें रिडक्शन, प्रिवेंशन और डिजास्टर से निपटने के लिए तैयारियां की जा सकें। इसके अलावा इंडिया में 26 जुलाई 2005 में आई बाढ़ से राहत पाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 10 करोड़ रुपए राज्य को दिए, लेकिन बड़ी आपदाओं जैसे कि सुनामी और अर्थक्वेक के बाद रिकवरी के लिए जो बजट चाहिए था वो लगभग 4.9 बिलियन यूएस डॉलर था। और वहीं इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया की सरकार ने केवल 6.7 मिलियन यूएस डॉलर ही जुटाए। रिकंस्ट्रक्शन के लिए कई संगठनों ने भी फंड जुटाए, लेकिन वो पर्याप्त नहीं थे। अब सवाल ये उठता है कि आज इंडिया को एक वेल डेवलप्ड कंट्री माना जाता है, फिर भी अगर कोई नेचुरल कैलेमिटी इंडिया को हिट करती है तो क्या हम उसे टैकल कर पाएंगे? इसका सीधा सा जवाब है नो। लेकिन अगर यही सवाल जापान जैसी कंट्री से पूछा जाए तो उनका सीधा सा जवाब होगा यस। आइए इसका कारण भी जान लेते हैं। जापान की विशेषताएं जो इसे नेचुरल कैलेमिटी से लड़ने में सक्षम बनाती हैं। जापान इस मामले में काबिले तारीफ है, क्योंकि जिस तरह की टेक्नोलॉजी उन्होंने इतने कम समय में डेवलप की है, वैसी टेक्नोलॉजी इंडिया में लाने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी होगी। जापान के पास टॉप क्लास बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कि 7 मैग्नीट्यूड तक के अर्थक्वेक्स को आसानी से झेलने की ताकत रखता है। जापान में अर्थक्वेक रेजिलेंस के लिए 2 लेवल्स एस्टैब्लिश किए गए हैं। अगर कोई बिल्डिंग छोटे अर्थक्वेक से डैमेज होती है तो उसे रीबिल्ड किया जाता है और उसे अर्थक्वेक रेजिस्टेंट फीचर्स के साथ बनाया जाता है। और अगर कोई बिल्डिंग किसी स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक को फेस करती है तो कुछ मटेरियल्स को बदलकर उसकी ताकत को बढ़ाया जाता है। जापान के पास अर्थक्वेक प्रूफ इंफ्रास्ट्रक्चर के 3 मुख्य डिजाइन हैं। पहला ताइशिन स्ट्रक्चर, ये सबसे बेसिक अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन है जिसे हर बिल्डिंग को फॉलो करना जरूरी होता है जापान में। इसमें क्या होता है कि बीम्स, पिलर्स और वॉल्स को एक मिनिमम थिकनेस के साथ में बनाया जाता है, जो कि किसी भी नॉर्मल शेकिंग को आसानी से अब्सॉर्ब कर सके। ये 10 फ्लोर्स तक की बिल्डिंग के लिए मान्य होता है और 10 फ्लोर से ज्यादा की बिल्डिंग में और भी फीचर्स ऐड किए जाते हैं। जापान ने इन्हीं स्ट्रैटेजीज और मजबूत टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की बदौलत अपने आप को नेचुरल कैलेमिटीज से बचाने और जल्दी रिकवर करने में सक्षम बनाया है, जो इंडिया जैसे देशों के लिए एक इंस्पिरेशन है। दूसरा है सेशन स्ट्रक्चर। इस तरह के बिल्डिंग्स में शॉक अब्सॉर्बर्स, रबर लेयर और सेस्मिक आइसोलेटर्स फीचर्स दिए जाते हैं। ऐसे बिल्डिंग्स सिस्मिक शॉक्स को आसानी से झेल पाते हैं और जापान में हाई राइज बिल्डिंग्स के स्ट्रक्चर के लिए जो टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा प्रेफर की जाती है वो है सिस्मिक आइसोलेटर्स। नंबर 3, मेंशन स्ट्रक्चर। इस तरीके के स्ट्रक्चर का बेस लेड, स्टील या कोई भी थिक रबर की लेयर से शुरू किया जाता है, जिससे कि बिल्डिंग की फाउंडेशन हिलने के चांसेस 0 होते हैं। ऐसे स्ट्रक्चर्स को ज्यादातर स्काई स्क्रैपर्स या फिर अपार्टमेंट्स में यूज किया जाता है।
इन सब के अलावा डंपिंग पेंडुलम्स, इनविजिबिलिटी क्लॉक, मॉड्यूलर और लाइट स्टील स्ट्रक्चर का भी यूज किया जाता है, जिससे कि अगर अर्थक्वेक्स और सुनामी आ भी जाए तो उसका कोई असर बिल्डिंग्स या आसपास की जगह पर नहीं पड़ता, जिससे कि डैमेज और लाइफ लॉस मिनिमम हो जाते हैं। दोस्तों, हमने इंडिया और जापान में हुए नेचुरल डिजास्टर्स और उनके रिकवरिंग प्रोसेसेस को कंपेयर करके देखा तो इसमें एक चीज तो साफ हो जाती है कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक फंडामेंटली सेल्फ मोटिवेटेड प्रोसेस है। रिसेंट ईयर्स में नेचुरल डिजास्टर्स और कम होने की बजाय बल्कि और बढ़ रहे हैं, पर टेक्नोलॉजी भी उसी तेजी से इम्प्रूव हो रही है और जापान ने जो मेजर्स और टेक्नोलॉजीज डिकेड्स पहले डेवलप किए थे, अगर वही सब इंडिया और दूसरे कंट्रीज भी अब अडॉप्ट कर लें तो फ्यूचर को सिक्योर करने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। फिर नेचुरल कैलेमिटीज से होने वाले लाइफ और रिसोर्स डैमेज के चांसेस ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। नेचुरल डिजास्टर को हम कम नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें प्रिवेंट करने के लिए कुछ स्टेप्स जरूर अपना सकते हैं जिनसे इनको रिड्यूस किया जा सके। इंडिया में गवर्नमेंट मोस्टली रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस पर ज्यादा फोकस करती है, जो कि नेचुरल डिजास्टर्स के बाद का काम होता है। उसके पहले की तैयारी पर फोकस करना जरूरी है। लेकिन जापान में जो मेन फोकस होता है वो आने वाली मुश्किलों को ध्यान में रखकर प्रिपरेशंस पर होता है, यानी कि नेचुरल डिजास्टर्स से पहले की तैयारी पर फोकस होता है। इंडिया में प्रॉपर मशीनरीज और डिजास्टर मैनेजमेंट की प्रॉपर ट्रेनिंग की कमी है और लोगों के एजुकेटेड ना होने के कारण भी कई बार मुश्किलें होती हैं और करप्शन तो इसका सबसे बड़ा कारण है, जहां पे लोग सारा का सारा काम पेपर्स पे कर देते हैं बट जमीन में एक्चुअल में काम नहीं होता है। इसीलिए हमें इन सब चीजों पर रिस्पॉन्सिबली काम करना होगा ताकि आने वाला फ्यूचर बेहतर हो सके।